नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह। और साथियों, इंडियन पॉलिटी में हमारी एम लक्ष्मीकांत की बुक तो चल ही रही है, यानी एम लक्ष्मीकांत के जो लेसन्स हैं भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के, वो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। लेकिन क्लास 8 की एनसीईआरटी में 6 लेसन हमने कंप्लीट कर लिए थे और आज मित्रों हम जो चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हमारी कंटिन्यू थी। और क्लास 8 की एनसीईआरटी में 6 लेसन मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें छठवां जो लेसन था हमारा आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 7 की, जो कि संबंधित है हास्याकरण से। यानी आज चर्चा करेंगे हास्याकरण की समझ, यानी हास्याकरण का मतलब क्या होता है उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी, 7 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी थी, 8 की हमारी एनसीईआरटी चल रही है। आज 7वां लेसन है, इसके बाद 3 लेसन और बचेंगे, फिर हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हम नेक्स्ट एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो अब हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अभी तक आपने मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, घंटी का जो बटन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचे। तो साथियों, अब चर्चा स्टार्ट करते हो। देखो, हास्यकरण का मतलब क्या होता है, डिटेल से एक शब्द के बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। और देखो क्या कहता है सामाजिक रूप से हाशिए पर होने का क्या मतलब होता है। यानी आपने भी कई बार सुना होगा कि ये समाज का जो दबा कुचला जो वर्ग होता है वो समाज के हाशिए पर स्थित होता है, समाज की मुख्य धारा में उसको शामिल, यानी वो वर्ग समाज की मुख्य धारा में अभी तक शामिल नहीं होता। जैसे कुछ अनुसूचित जनजातियों की हम बात करते हैं, तो कह रहा है कि सामाजिक रूप से हाशिए का मतलब, यानी सामाजिक रूप से कोई व्यक्ति हाशिए पर है तो इसका मतलब क्या होता है। कहता है आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहाँ आमतौर पर लिखा नहीं जाता, उन्हें उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। यानी ये कह रहा है कि ये पन्ना होता है और पन्ने के अंदर हम क्या देखते हैं कि यहाँ से लाइनें स्टार्ट होती है और यहाँ पे जो है कुछ भी हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम प्रश्न या उत्तर लिखते हैं। तो यही कह रहा है कि खाली जगह जो होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। कैसे? हाशियाई का मतलब होता है किसी की जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। क्या? हाशिए का मतलब क्या होता है कि जिसे किनारे पर धकेल दिया गया हो। ऐसे में व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। यह एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। कैसे? कहता है कि अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं है, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप क्या कहता है, अगर आप वे खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का या कि नहीं मानेंगे। बिल्कुल सही बात है कि आपके दोस्तों का अगर खान पान, पहनावा, खेल कूद का ढंग अलग है और आपका अलग है, तो बिल्कुल वो आपसे अलग रहेंगे, क्योंकि दोनों में जो तारतम्य है, आपके दोस्तों में आप में वो एक तारतम्य जो है वो बैठ नहीं पाता और उससे आपको वो अलग रखेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। ठीक है, और आगे कहते हैं, क्या कहते हैं आगे मित्रों, कहते हैं कि गोया गोया आपकी कई बात, आपके एहसास, आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है और या औरों की पसंद नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट कही जाती है कि कक्षा की तरह, क्या कहता है, कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। यानी ये कह रहा है मित्रों, जिस प्रकार से आप अपने बच्चों से, यानी आप अपने दोस्तों से अलग महसूस करते हैं, उसी प्रकार से समाज में भी, सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है कि कुछ समूह, कुछ समुदाय, कुछ धर्म ऐसे होते हैं कि वो हास्यकरण यानी हाशिए पर स्थित होते हैं, समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं होते। क्योंकि एक समाज का जो बहुसंख्यक जो समुदाय है, बहुसंख्यक जो वर्ग है, उनकी बोली, भाषा, लिपि, ठीक है, उनका रहन सहन, पहनावा अलग होता है, जबकि अल्पसंख्यक जो समुदाय होता है उसका अलग होता है। इस कारण से वे अपने आप को अलग महसूस करते हैं। और आगे बात कही जाती है कि वे अपनी गरीबी के कारण,
सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। यानी ये कह रहा है कि वे गरीब भी होते हैं या समाज में अगर उनकी हैसियत देखी जाए तो अन्य समुदायों से, अन्य समाजों से, अन्य जातियों से, अन्य धर्म से वो अपने आप को कमतर यानी लो लेवल का महसूस करते हैं, जिस कारण से अपने आप को वे हाशिए पर देखते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदाय को संसाधनों और मौक़ों की फ़ायदा उठाने से रोक देता है। यानी ये कह रहा है कि उनके बीच जब फासले हो जाते हैं, यानी वे जब समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते, हाशिए पर जब स्थित होते हैं, तो उनके लिए जो सरकारी योजनाएं चलाती है या जो भी सुविधाएं, जो भी संसाधन उनके लिए होते हैं, वे उनका फ़ायदा भी नहीं उठा पाते। फलस्वरूप क्या होता है कि हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। क्लियर? उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर हैं। यानी ये कह रहा है कि फिर उससे क्या होता है कि वो हाशिए पर स्थित हो जाते हैं, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते, जिससे क्या होता है कि समाज के जो ताकतवर समुदाय है, शक्तिशाली जो वर्ग है, वो उनका शोषण करते हैं। ठीक है? इसका मतलब है कि हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। यानी ये कह रहा है कि हाशियाकरण केवल एक कारण से, यानी सामाजिक कारण से ही नहीं होता, आप आर्थिक कारणों से भी, आप राजनीतिक कारणों से भी हाशियाकरण को देख सकते हैं कि हाशिए पर जो स्थित व्यक्ति है, किनारे पर स्थित जो व्यक्ति है, समाज की मुख्य धारा में जो शामिल नहीं है, उनके लिए विभिन्न प्रकार के अधिकार जो है वो उनके लिए है, लेकिन वो उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते। आगे बात कही जाती है मित्रों कि इस अध्याय में आप 2 ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ोगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। यानी इस लेसन में मित्रों हम 2 ऐसे कम्युनिटी की चर्चा करेंगे जिनको कि आज भी क्या हम जो है हाशिए पर मानते हैं, क्या समाज की मुख्य धारा में हम उनको शामिल नहीं करते। यानी समाज की मुख्य धारा में हम शामिल तो करना चाहते हैं, लेकिन वे वर्तमान में समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। तो क्या बात कही जाती है, देखिए सुनेगा, यहाँ पे कॉमिक्स के माध्यम से कुछ समझाया जा रहा है, ध्यान से सुना। क्या बात कही जाती है, कहते हैं कि आदिवासी और हाशियाकरण। मैंने आपको कहा था शुरुआत में भी कि जनजाति जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे अंडमान और निकोबार समुदाय, वहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ रहती है, जैसे निकोबारी, सोमपेन जनजाति, सेंट्रली जनजाति, तो ये सभी जनजातियाँ मित्रों आज भी जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, समाज के अलग है। क्या कही जाती है, दिल्ली में एक आदिवासी परिवार, कैसे कहा जाता है, सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही है। कह रहा है मित्रों दिल्ली में एक आदिवासी परिवार है, ठीक है, और उसमें सोमा और हेलेन है जो अपनी दादाजी के साथ बैठ कर के टीवी में रिपब्लिक डे का, गणतंत्र दिवस की परेड चल रही है, उसको देख रहे हैं। तो देखो ये क्या कहते हैं कि अरे देखो आदिवासियों की नाव। क्या आदिवासियों, वो जो गणतंत्र दिवस की परेड है, आपने भी देखा होगा, परेड में विभिन्न प्रकार के जो देश में समुदाय होते हैं, विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं, वे अपनी अपनी जो है झलकियाँ निकालते हैं। तो उसी में ये कह रहे हैं कि देखो आदिवासियों की नाव हमें यहाँ दिख रही है, और यहाँ कहते हैं कि दादू वे आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। ठीक है, ये बच्चे दादाजी के साथ बैठ कर के टीवी देख रहे हैं होते, और फिर ये दादाजी से पूछते हैं कि दादाजी आप ये बताइए कि आदिवासी जो होते हैं उनको हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखो क्या कहता है, आगे बात कही जाती है मित्रों कि यहाँ पे देखिएगा, हाँ क्या हमारे बारे में वे और कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो दादाजी कहते हैं सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है। और आगे कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों को, क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट बात देखो क्या कही जाती है, नेक्स्ट कहते हैं मित्रों कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था, दादाजी उनके कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारे गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धरती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे।
आगे कहते हैं कि तभी अचानक हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता, वहाँ न तो हमें वकील मिलता और ना ही हम खुद मुकदमा लड़ सकते थे। यानी ये कह रहे हैं मित्रों, दादाजी कह रहे थे कि हम जब आपकी उम्र के थे तो हमारा गांव बहुत खूबसूरत था, वन थे, वहाँ पे जंगल ज़मीन था, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि वन विभाग के अफसरों ने उन जंगल को साफ कर डाला। हमने बचाने की कोशिश की तो वे हमें मारा पीटा करते, और हम अगर न्यायालय में मुकदमा लेकर के जाते तो हमारे पास वकील नहीं होता, और ना ही वकील होता तो हम उसको ना ही उस मामले को लड़ पाते थे। और आगे फ्रेंड्स देखो क्या कही जाती है बात है। आगे कहते हैं यहाँ पे उसकी जो होती हैं वो क्या करिए, तो फिर आपने कैसे जान बचाई। ये कह रहे हैं कि हम इनमें से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े, आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय पर मिल जाते हम उन्हें करने लगते। और यहाँ पे जो वन की बात चल रही थी, यहाँ पे कहते हैं कि बहुत सारे वहाँ पे अफसर आए, ठीक है, अफसर लोग वहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी पे पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। ठीक है, आदिवासियों की अब बात की जा रही है मित्रों। और नेक्स्ट डे कहते हैं कि तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान ही गायब हो गया, क्योंकि उन्होंने ज़मीनें वहाँ उनसे खरीद ली, आदिवासी लोगों से। तो इस कारण से उनका जो रहन सहन का जीवन स्तर था, जो उनका जीवन यापन करने का जो धंधा था, वो समाप्त हो गया। आगे कहते हैं कि शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले, जो उन्होंने ज़मीनें बेच करके उनको पैसे मिले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ ज़िंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो बात क्या की जाती है। नेक्स्ट बात कहते हैं, ओह दादू, और हमारी ज़मीन उसका क्या हुआ। कहते हैं कि 30 एकड़, क्या कह रहा है मित्रों, ये कहते हैं कि 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। यानी उनकी ज़मीन उनके हाथ से निकल गई। और बहुत सी उनकी ज़मीन थी, 30 एकड़ ज़मीन थी, बहुत थोड़ा बहुत पैसा उनको दिया गया। नेक्स्ट एक कहते हैं कि कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहाँ चले आए। वे बड़े कठिनाई भरे दिन थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। उनके दादाजी कह रहे हैं कि कठिनाई भरे दिन थे, इस कारण से आपको भी हमने कई दिनों तक स्कूल नहीं भेजा। नेक्स्ट कहते हैं मित्रों कि मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। ठीक है, और हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उठाते थे। हम घर में संताली भाषा बोलते, इसलिए हिंदी में बात नहीं कर पाते थे। यानी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, तो इस कारण से वे हिंदी भाषा बोलने में सक्षम नहीं थे, संताली भाषा बोलते थे, तो जिस कारण से दोस्त जो थे उनका मजाक उड़ाते। कहते हैं कि लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। नेक्स्ट कहते हैं कि काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो, इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और नेक्स्ट कहते हैं कि एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। ये लड़की कह रही है कि आदिवासियों के जो अत्याचार हुआ, जो उनसे ज़मीनें छीनेंगी, उस पर मैं एक दिन बड़ी होकर के फिल्म बनाऊंगी। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, बात कही जाती है कि अभी आपने पढ़ा किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी आप हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशिकरण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। यानी ये जो आदिवासी समुदाय है, इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं किया गया और एक हाशिए पर इसको रख दिया। तो इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। देखो डिटेल रूप से क्या बात कही जाती है, ध्यान से सुनिएगा। आदिवासी कौन लोग हैं उसकी हम चर्चा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। कहता है फ्रेंड्स, आदिवासी लोग कौन है। कह रहे हैं कि आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी।
आदिवासी का मतलब वे ऐसे लोग जो वहीं रहते हैं, यानी वहीं के मूल निवासी हैं। कहते हैं ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के बीच, जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह से जी रहे हैं। यानी जो आदिवासी जो होते हैं वो आदि, यानी आदि का मतलब होता है मित्रों प्रारंभ। आदि शब्द का मतलब होता है प्रारंभ, और प्रारंभ यानी प्रारंभिक जीवन से, प्राचीन काल से जो उनका रहन सहन था, जीवन जीने का जो तरीका था, उसी तरीके के साथ आज भी वर्तमान में जी रहे हैं। इस कारण से उनको आदिवासी कहते हैं। और नेक्स्ट बात कही जाती है कि भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र भी आदिवासी इलाकों में ही है। बिल्कुल सही बात है। जैसे झारखंड में जो कोयला निकलता है या विभिन्न प्रकार की जो लोहे की जो खदानें हैं, वे सभी आदिवासी इलाकों में ही तो है। कहते हैं जमशेदपुर हो गया, राउरकेला हो गया, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। कहते हैं अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। बिल्कुल सही बात है। आदिवासियों का जो रीति रिवाज होते हैं, ठीक है, जो रहन सहन होता है, खान पान का जो स्तर होता है, वो सभी जो मित्रों एक सामान्य जो समुदाय होते हैं, जो सामान्य समाज होता है इंडिया में, उस समाज से वे अलग होते हैं। कौन? आदिवासी लोग। और आगे कहे जाते हैं, आगे बात कही जाती है मित्रों कि आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से वे समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदाय से बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और नेक्स्ट देखो क्या कही जाती है, नेक्स्ट बात कही जाती है, यहाँ पे कह रहा है कि आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। ये तो हम जानते ही हैं। और कहते हैं कि शायद आपने अनुसूचित जनजाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। ये कह रहा है कि एसटी और एससी, इसकी बात कही जा रही है कि अनुसूचित जो जनजातियाँ होती है, यानी एसटी जो होती है, उसको कई बार एससी के साथ भी मिलाकर के देखा जाता है। नेक्स्ट की चर्चा करें। नेक्स्ट मित्रों बात कही जाती है कि आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्मों में हम बात करें तो इस्लाम हो गया, हिंदू, ईसाई और धर्मों से बिल्कुल अलग होता है। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपने पूर्वजों की वो पूजा करते हैं। अपने गांव में विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज हैं, जो विभिन्न प्रकार की जो पूजा करने की परंपराएं हैं, उनकी वो पालन करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्माएं हैं। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और उनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो लताएं होती हैं, उनमें गांव में जो आत्माएं उनकी पूजा की जाती है और पुरखों की जो पूजा होती है वो घर में होती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध और ईसाई आदि धर्मों व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन यह सच भी है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। कह रहा है मित्रों कि आदिवासियों का जो धर्म है, उसका आसपास के जो विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, उन पर भी आदिवासियों का प्रभाव पड़ा है। कैसे पड़ा है? बात यहाँ पे कही जाती है कि उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ, क्या उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति एवं तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। कह रहा है कि आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही है, उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं भी होती है, जैसे बांग्ला भाषा की बात करो या संथाली भाषा। कह रहे इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्यधारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संताली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती है, इंटरनेट पर भी इनकी पत्रिकाएं मौजूद है। यानी ये कह रहा है कि आदिवासी जो होते हैं उनकी अलग भाषाएं होती हैं और उनके अलग त्यौहार भी होते हैं मित्रों। साथ ही साथ उनकी अलग पोशाक, पहनावा उनका अलग होता है। आगे कहते हैं कि आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। आदिवासियों में देखो क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, क्या क्या उनकी परंपराएं होती है, उसकी हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है।
स्कूलों के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। यह कह रहा है मित्रों कि आदिवासी जो होते हैं उनको हम जो एक अलग तरह से पेश करते हैं, उनका अलग ही पहनावा होता है, अलग ही उनकी ड्रेस और अपने यानी उनकी अलग ही मित्रों स्वांग होती है, अलग तरह से वो नाचते गाते दिखाई देते हैं। और नेक्स्ट बात कही जाती है कि उनका जीवन बहुत आकर्षक और पुरानी किस्म का और पिछड़ा हुआ हमें लगता है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर इतना भेदभाव होने लगता है। यानी मित्रों ये कह रहा है कि आदिवासी समुदाय में कुछ तो ऐसे होते हैं कि वो अपने आप ही मान लेते हैं कि हम पिछड़े हुए हैं, और कुछ समाज की मुख्यधारा में शामिल नहीं होना चाहते, जिस कारण से उनके साथ भेदभाव होता है। और देखो यहाँ पे क्या बात कही जाती है, इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं कि ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय, इनकी बात की जा रही है। परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजातीय समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूपों में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें यह गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछड़े लोग होते हैं। ठीक है, यानी इनके पहनावे से हम ये दिमाग लगा लेते हैं, ये हम छवि बना लेते हैं कि ये लोग जो आदिवासी हैं पिछड़े हुए लोग हैं, जबकि ये इनकी परंपराएं हैं, इनके रीति रिवाज हैं। क्लियर। अब हम चर्चा कर रहे हैं आदिवासी और विकास की। तो क्या कह रहा है, आदिवासी और विकास में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी सभ्यताएं पनपी, जितना भी आज हमारे विकास हुआ है, जितना भी डेवलपमेंट हुआ, उसमें जंगलों का बहुत योगदान रहा है। उन्हीं से तो हमें मित्रों विभिन्न प्रकार के आर्थिक संसाधन हो, वे सभी हमें प्राप्त होते हैं। और जितने भी जितने भी खनिज निकलते हैं, अयस्क यानी माइंस जो निकलते हैं, वो सभी हमें जंगलों से ही तो प्राप्त होते हैं। अभी हमने चर्चा भी की कि विभिन्न प्रकार के जो जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो जो क्षेत्र हैं, वो सभी जंगलों के एरिया में तो हैं। लोहे, तांबे, सोने व चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ और पशु उत्पाद और स्वयं जानवर, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। बिल्कुल सही है। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और आपने ये नारा भी सुना होगा कि जल, जंगल और ज़मीन, इन तीनों को बचाए तो जीवन हमारा बचा रहेगा। इसी कारण से तो मित्रों कहा गया है जल, जंगल और ज़मीन। नेक्स्ट की चर्चा करें मित्रों, कह रहा है कि 19वीं सदी, क्या कह रहा है, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। और आगे कहते हैं कि इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन्य संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे। ये कह रहा है कि 19वीं सदी तक मित्रों क्या था कि आदिवासियों का आदिवासी जो जंगलों में रहते थे, उनके पास ज़बरदस्त ज्ञान था। साथ ही साथ उनकी उन क्षेत्र में जो है पैठ थी, यानी उनकी वहाँ पे चलती थी, उनका उन जंगलों पर नियंत्रण भी था। इस कारण से मित्रों क्या हुआ कि आदिवासी जो समुदाय थे, वो विभिन्न प्रकार की जो रियासतें थी, विभिन्न प्रकार के जो राजा महाराजा रजवाड़े थे, उनके अधीन वो नहीं रहे, वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे। नेक्स्ट कही जाती है बात कि ये तस्वीर आदिवासियों की प्रचलित छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें आशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीज़ें बनाकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर काम करते रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि ये परंपराएं अभी भी कायम है। ये कह रहा है कि जब हमारे देश में अंग्रेजों ने शासन किया, उससे पहले आदिवासी जो लोग थे, आदिवासी जो समुदाय जंगल में जो रहते थे, वो मित्रों क्या करते थे कि वहीं से जैसे शहद इकट्ठा कर लिया, या मोम, या विभिन्न प्रकार के जो बांस होते हैं, उनसे इकट्ठा करके उनका
उनसे मित्रों आजीविका चलाते थे। ठीक है, एक जगह पर रहते थे, काम करते थे, साथ ही साथ जो झूम खेती जो की जाती है, स्थानांतरित खेती, वो भी करते थे। लेकिन ये कह रहा है कि ये जो परंपराएं आज भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागान, निर्माण स्थल, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए धकेला जा रहा है। आगे कहते हैं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुंच है। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो जनजातीय जो समुदाय है, जो आदिवासी लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, वर्तमान में उनका उन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात कही जाती है मित्रों कि झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। कह रहा है कि असम आज अपने चाय के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कह रहा है कि जो असम आज वर्तमान में जो चाय के लिए प्रसिद्ध हुआ है ना, ये आदिवासियों के ही देन है, क्योंकि आदिवासियों ने ही मित्रों इस जो चाय का उद्योग है असम में इसको फैलाया। और आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके थे। नीचे दिया गया गीत आदिवासियों की आकांक्षाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है। यानी ये कह रहा है कि 19वीं सदी में पलायन हुआ और पलायन के कारण मित्रों 5 लाख से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं वो मृत्यु के शिकार हो गए। और इसी संदर्भ में एक गीत पेश किया जा रहा है जो आदिवासियों की व्यथा को यहाँ पेश करता है। कैसे? कहते हैं कि आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है, असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, हे जादू राम तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया है। यानी आदिवासी लोग अपनी व्यथा सुना रहे हैं। तो इसकी हमने चर्चा की। नेक्स्ट देखो क्या बात कही जाती है, इस फोटो की यहाँ पे चर्चा हम कर लेते हैं। इसकी यहाँ पे क्या बात कही जाती है, कहते हैं कि यह फोटो उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी का है। यह डोंगरिया कोड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है। न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। यानी ये कह रहा है उड़ीसा के कालाहांडी जिले में यह एक क्षेत्र है और यहाँ पे मित्रों क्या है, डोंगरिया कोड नाम की एक जनजाति रहती है। और ये जो न्यामगिरी है यहाँ पे एक पर्वत है। एक बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधन संयंत्र लगाना चाहती है। यानी एल्यूमिनियम की एक कंपनी है जो यहाँ पे रिफाइनरी लगाना चाहती है। ये योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। यानी यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं और एक कंपनी यहाँ पे मित्रों रिफाइनरी लगाना चाहती है एल्यूमिनियम से संबंधित। तो इससे क्या होगा कि आदिवासियों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। कहते हैं कि इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया। पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है। यानी कैसे मित्रों के आदिवासियों को उनके क्षेत्रों से धकेला जाता है, तो उसकी यहाँ पे बात की जाती है। नेक्स्ट बात करें कि इमारती लकड़ी और खेती। क्या मित्रों यहाँ पे बात की जाती है कि इमारती लकड़ी और खेती व उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है। इसकी तो हमने कई बार चर्चा भी की है अभी कि आदिवासी क्षेत्रों में तो मित्रों खनिज संसाधन में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजातीय भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से हमें पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा तो आदिवासी ही रहे हैं। यानी ये कह रहा मित्रों कि आदिवासी क्षेत्रों में जो है विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में हमें मिलते हैं। इस कारण से वहाँ क्या होता है कि सरकारें हों या ताकतवर गुट जो है वो मिलकर के काम करते हैं और वहाँ से आदिवासी लोगों को धकेल दिया जाता है ताकि वहाँ पे विभिन्न प्रकार की खनन प्रोजेक्ट लगाए जा सकें। और ये कह रहा है कि सरकारी आंकड़ों से हमें यह भी पता चला कि ऐसे क्षेत्रों से विस्थापित जो लोग हुए उनमें तो 50% से ज़्यादा तो आदिवासी लोग ही थे। आगे बात कही जाती है कि आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से हमें पता चला कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे।
उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशय में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है। आगे कहते हैं, इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क, वर्तमान में तो मित्रों 106 से ज़्यादा राष्ट्रीय नेशनल पार्क हमारे इंडिया में हो चुके हैं। कहते हैं इसके अलावा भारत में 101 राष्ट्रीय पार्क और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे, अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। यानी मित्रों कह रहा है सीधी सी बात कि जंगलों से जमीन पर जंगलों में जो जमीन है वहाँ से आदिवासियों को धकेल लिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से वो अपने जीवन यापन का जो स्तर है वो भी उनका गिर जाता है, हाशिए पर वो पहुंच जाते हैं और फिर समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं हो पाते। कहते हैं अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। यानी जब उनको आदिवासी क्षेत्रों से, जंगलों से जब उनको मित्रों धकेल दिया जाता है, उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है, तो सीधी सी बात वो शहरों में जाकर रहने लगते हैं और फिर शहरों में मित्रों झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहते हैं। शहर में फिर वो जो नगरीकरण की जो समस्या हो जाती है, जिससे शहरी संसाधनों पर ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कही जाती है कि उन्हें छोटे मोटे उद्योगों जैसे इमारतों या निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरियां करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। यही तो बात मैं कह रहा हूँ कि शहर में वो चले जाते हैं और बहुत कम वेतन पर उनको नौकरी करनी पड़ती है और विस्थापित समुदाय वो बन जाते हैं, गरीबी में जीवन जीते हैं, शहरी संसाधनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और कहते हैं कि इसी वजह से वे कई तरह के अभाव का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है। क्लियर। और नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट बात कही जाती है कि जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। और नेक्स्ट बात कही जाती है कि वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ के वो मूल निवासी हैं, आदिवासी जो हमने कहा मूल निवासी होने के कारण ही तो कहा है, तो वहाँ के जो मूल निवासी है वहीं से अगर उनको विस्थापित कर दिया जाता है तो उनकी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज, जब वो शहरों में चला जाते हैं तो शहरी रीति रिवाज को वो अपनाने लगते हैं। ठीक है, अपनी परंपराएं को वो भूल जाते हैं। कहते हैं उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए, उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिए, अब हम कैसे जिएंगे। तो यहाँ पे मित्रों सीधी सी बात आदिवासी लोगों की व्यथा यहाँ पे बताई जा रही है। कहते हैं कि जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने उनको जंगलों से विस्थापित कर दिया तो सीधी सी बात है शहरों में जाकर वे रहेंगे तो शहरी संसाधनों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो कहते हैं उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक हो जाती है। तो ये तो हमने बात की मित्रों आदिवासी समुदाय की। अब हम चर्चा कर रहे हैं अल्पसंख्यक और हास्यकरण की। ठीक है, कह रहा है कि इकाई एक में आपने पढ़ा मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को सुरक्षा प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। और अभी अभी जब हमने मूल अधिकारों का चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया, मूल अधिकार का चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। जितने भी व्यूअर्स ने मूल अधिकारों का लेसन नहीं देखा, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, पूरे मूल अधिकारों के भाग, जितनी भी मूल अधिकारों की वीडियो बनी थी वो सारी आपको उसमें मिल जाएगी। जरूर से मित्रों उसको देखिएगा। आप विश्वास करोगे इतना डिटेल से मैंने वहाँ समझाया है ना, शायद ही आपको यहाँ पे कोई समझाएगा। तो सीधी सी बात यहाँ पे कही जाती है कि मूल अधिकारों के जरिए यानी आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने भारत के नागरिकों को दिया है। तो वही बात यहाँ पे कही जाती है कि मूल अधिकारों के रूप में अपने संविधान जो है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अपनी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन मित्रों ये इस बात की भी मैंने चर्चा की थी कि भारत के संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। मैं आज फिर आपको इस बात की चर्चा कर रहा हूँ डिटेल से। मूल अधिकार के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अल्पसंख्यक धर्मनिरपेक्ष और
मार्शल लॉ, 3 शब्द ऐसे थे कि जिनको भारत के संविधान में हमने इनकी डेफिनेशन नहीं दी, इनको हमने परिभाषा नहीं दी। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे करें, जैसे बता तो रहे हैं यहाँ पे कि अल्पसंख्यक शब्द का मतलब तो बता दिया कि अल्पसंख्यक का मतलब अल्प यानी कम और संख्यक यानी संख्या, यानी उनकी संख्या कम है, इसके लिए हमने उनको अल्पसंख्यक कह दिया। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कौन सा समुदाय अल्पसंख्यक है और कौन सा बहुसंख्यक। कहते हैं लेकिन यह उदाहरण केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है, इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व आर्थिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। जिस देश में जो समुदाय या जो धर्म बहुसंख्यक होगा, सरकार उन्हीं को अपने दिल दिमाग में रख करके फैसले लेगी, नीतियां बनाएगी, पॉलिसी बनाएगी। इस कारण से बहुसंख्यक समुदाय की जो संस्कृति है वही सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। क्लियर। कहते हैं कि ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। बिल्कुल सही बात है कि बहुसंख्यक समुदाय को ध्यान में रखकर सरकार अगर पॉलिसी बनाएगी तो अल्पसंख्यक जो समुदाय है वो तो समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएगा, हाशिए पर वो खिसकते चले जाएंगे और पिछड़े वो हमेशा रह जाएंगे। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। क्या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अलग से हमें विशेष प्रावधान क्यों करना पड़ता है मित्रों? क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय जो है अगर उन्हीं को ध्यान में रख करके सरकार नीतियां बनाए तो अल्पसंख्यक समुदाय समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाएगा और वो पिछड़ता रह जाएगा। इस कारण से अलग से हमें अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संवैधानिक प्रावधानों को लागू करने की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक लोगों में असुरक्षा की भावना कब बढ़ती है? जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है उनके बीच अगर संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं तो अल्पसंख्यक के मन में क्या होता है कि वो ऐसे समझते हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा और समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रति संकल्पबद्ध है। यानी सीधी सी बात यहाँ पे ये कही जा रही है कि आखिर क्यों हमने अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अपने लोगों को दिया है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक लोगों को हमने ये अधिकार इसलिए दिया ताकि हम जो बात करते हैं सामाजिक न्याय की, ठीक है, कि समाज में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, जाति धर्म संप्रदाय का हो, सभी के साथ हम समान व्यवहार करेंगे। तो इसी कारण से हम उनके लिए मूल अधिकार हमने डाले हैं संविधान में। आगे कहते हैं कि जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशिएकरण को समझे। यानी अगर किसी के मूल अधिकार का हनन हो तो अदालत में जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। डिटेल से हमने आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की चर्चा भी की थी जब मूल अधिकार का चैप्टर हमने डिस्कस किया तो मैंने बताया था कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का उपयोग करके क्रमशः आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं यदि आपके मूल अधिकार का हनन होता है। और वहाँ पे जाकर के आप 5 प्रकार की रिटों की मैंने चर्चा की थी कि उन रिटों के माध्यम से आप जाकर के अपने मामले उठा सकते हैं और वहाँ पे जाकर के रिट जारी करवा सकते हैं। क्लियर। तो ये तो मित्रों हमने चर्चा की अल्पसंख्यक लोगों के यानी अल्पसंख्यकों के संदर्भ में हमने हाशिएकरण की चर्चा की। अब हम चर्चा कर रहे हैं मुसलमान और उनके लिए हाशिएकरण का मतलब क्या होता है। तो क्या कहता है? कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी है? 14.2%। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले। यानी ये कह रहा है कि मुसलमान जो नहीं मुस्लिम जो समुदाय है उनको भारत में जो अन्य समुदाय हैं उनके समान सामाजिक आर्थिक विकास के उतने अवसर, उतने लाभ, उतने मौके नहीं मिले जितने कि अन्य समुदायों के मिले हैं। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। कहते हैं कि नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। यानी
ये सारणियों के माध्यम से हमें देखना है कि मुस्लिम समुदाय में कैसी उनकी स्थिति है, उनका जीवन यापन का स्तर कैसा है। देखो, चर्चा करें धार्मिक समुदाय में हिंदू की बात करें तो हिंदुओं के पास यानी 65.4% लोगों के पास पक्का घर है, 75% लोगों के पास बिजली है और 43% के लोगों के पास नल का पानी है, लगभग की बात करें। लेकिन चर्चा करें मुस्लिमों के पास तो 63% के पास घर है पक्का, 67 के पास बिजली है, 35 के पास नल का पानी है। ईसाइयों में बात करें तो 69% के लगभग पक्का घर है, 86 के पास बिजली है और 48 के पास नल का पानी है। सिखों की बात करें मित्रों तो सिखों की स्थिति इन पूरे समुदायों में सिखों की स्थिति बेहतर है, क्योंकि 91% लोगों के पास पक्का घर है, 96% सिख धर्म के लोगों के पास बिजली है और 49 यानी लगभग 50% लोगों के पास नल का पानी भी है। तो सीधा सा यहाँ पे मतलब हमें समझ में आता है कि अगर यहाँ देखें तो मुस्लिम समुदायों की स्थिति यहाँ पे सही नहीं है। क्लियर। आगे चर्चा करें साक्षरता दर की, तो साक्षरता में बात करें कुल साक्षरता है 74%, जिसमें हिंदुओं की 63, मुस्लिमों की 57, ईसाइयों की 74, सिखों की 67, बौद्ध की 70%, 71 और जैन की 86। यानी यहाँ भी चर्चा करें तो मुस्लिमों की साक्षरता की जो स्थिति है वो सही नहीं है। और सरकारी नौकरियों में मुस्लिमों का जो प्रतिशत की बात करें तो देखो क्या बात कही जाती है। अगर हम बात करें मुस्लिमों का तो IAS 3 है, ठीक है, IPS 4, IFS 1.8%, PSU यानी पब्लिक सेक्टर यूनिटी जो होती है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उनमें 3.3% है। राज्य के जो PSU है उनमें 10.8, बैंक और रिजर्व बैंक की हम बात करें 2.2%। यानी सीधी सी बात मुस्लिमों का परसेंट नौकरियों में भी कम है। तो अब देखो आंकड़ों में क्या बात की जाती है। कह रहे इस बात को ध्यान में रखते हुए मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं। ये तो हमने देख लिया सारणियों के माध्यम से। कह रहे सरकार ने 2005 में कुछ इस तरह समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। यानी मित्रों सीधी सी बात है, कह रहा है कि मुस्लिमों की स्थिति सही नहीं है, उनकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, समाज की मुख्य धारा में से दूर है। तो इस कारण से 2005 में क्या हुआ कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उसका काम क्या था? उसका काम था मुस्लिम जो समुदाय है उसकी सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल कंडीशन का जायजा लेना था। रिपोर्ट में उसने क्या कहा, इस समुदाय के हाशिकरण का विस्तार से उसने अध्ययन किया और उसने क्या कहा कि समिति की रिपोर्ट से पता चला विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे अन्य हाशिया समुदाय से मिलती जुलती है। यानी इस समिति ने यह कह दिया कि जैसी स्थिति SC और ST समुदाय की है वैसी ही मुसलमानों की भी है। और कहते हैं उदाहरण के लिए 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक स्कूल जा पाते हैं। यानी मित्रों ये कह रहा है कि 7 से लेकर के 16 साल के बच्चों की हम चर्चा करें तो जितने बच्चे अन्य समुदाय के स्कूलों में जाते हैं उससे कम मुस्लिम समुदाय के लोग स्कूलों में बच्चे जो है वो स्कूलों में जा पाते हैं। और आगे कहते हैं मित्रों कि 6 से 14 साल की उम्र के 25% बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं। किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले ये संख्या बहुत बड़ी है। कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इस स्थिति और कह रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान करना जरूरी है? बिल्कुल सही बात है। तभी तो मित्रों हमने मूल अधिकारों के रूप में अलग से धार्मिक समुदाय के लोगों के लिए मूल अधिकार के रूप में विशेष उनको अधिकार दिए, सुविधाएं उनको दी है। कह रहे हैं मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक हाशिकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेज टोपी का चलन हमें दिखाई पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं कि मुसलमानों के रीति रिवाज भी अलग हैं और जैसे वो बुर्का पहनते हैं, लंबी दाढ़ी रखते हैं, फेज टोपी पहनते हैं। और आगे कहते हैं कि बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है।
कक्षा 7 में आपने पढ़ा कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी। बिल्कुल सही बात है। और मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशिकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका गेटोलाइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। यानी मित्रों, मुसलमानों का सामाजिक हाशिकरण है, यानी समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं है, एक किनारे पर वे स्थित हो गए हैं। समाज में उनको अलग नज़र से देखा जाता है। इस कारण से जिन इलाकों में वे रहते थे वहाँ से वो निकलने अब स्टार्ट हो चुके हैं। और आगे देखो क्या बात कही जाती है, आगे इस बॉक्स की चर्चा कर लें। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। एक महिला कह रही है, कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ हुई जिसने जल्द ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। कैसा? मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया, और मुझे ये बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है, और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभाव की जड़ है? यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं, एन फारूकी कह रही है कि मैं और मेरा भाई जो है दावत में गए, उनका अलग पहनावा है, तो उनके पहनावे से मित्रों ये पता चल जाता कि ये मुस्लिम धर्म के व्यक्ति है, जिस कारण से उनको जो है ड्रेस चेंज करने के लिए कहा गया। तो आगे मित्रों चर्चा करें। देखो क्या बात यहाँ पे कही जाती है, करें कि इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने क्या देखा, मुसलमानों की आर्थिक और सामाजिक आचरण के बीच गहरा संबंध है। इस अध्याय के में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभव से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों और साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि संविधान के द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। यानी मित्रों सीधी सी बात है, कह रहा है इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा, कह रहा है कि हमने मुसलमानों के सामाजिक हाशिकरण को पढ़ा, आदिवासियों की स्थिति के बारे में जाना, और हमें इससे ये पता चला कि समाज में जो जितने भी जो समुदाय है जो हास्यकरण की स्थिति से जूझ रहे हैं, उनके लिए हमें अलग से रणनीति बनानी पड़ेगी, पॉलिसी हम लेकर के आएंगे, उनकी सुरक्षाओं की हमें ज़रूरत है। ठीक है, संविधान के माध्यम से उनके लिए हमें अलग से अधिकार, अलग से सुविधाएं देने की हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। अगर हमने ये अधिकार हमने उनको नहीं दिए तो हम बात करते हैं कि भारत को हम विविधता में एकता की बात करते हैं, तो उस विविधता की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये तो हमने इस लेसन में चर्चा की। निष्कर्ष की चर्चा कर लेते हैं। देखो निष्कर्ष हमें क्या बताता है, निष्कर्ष हमें ये बताता है कि इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभव के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन्हें समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं, और कहते हैं प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा कि हाशियकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है जो हास्यकरण की स्थिति से जूझ रहा है। नेक्स्ट बात कही जाती है कि इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। यानी ये कह रहा है कि अगर कोई समुदाय समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, अगर वो अलग समुदाय की रूप में जी रहा है, हास्यकरण की स्थिति से वो निपट रहा है, तो सीधी सी बात है कि उनके साथ जो है उनकी शिक्षा, उनका जो शिक्षा का स्तर है, अन्य संसाधनों तक उनकी पहुंच भी बराबर नहीं है। क्लियर? और नेक्स्ट बात कही जाती है कि इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हाशिए पर नहीं रहता। अगर हम हास्यकरण के उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है।
वो भी समाज की मुख्य धारा में मित्रों शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग से विभिन्न प्रकार की पॉलिसीज बने, विभिन्न प्रकार की स्कीम्स हम उनके माध्यम उनके लिए बना करके लेकर के आएँ, अलग से उनको सुख सुविधाएँ मिले। कहते हैं कि अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस हास्यकरण का सामना किस तरह किया है, यानी विभिन्न प्रकार के जो समुदाय हैं उन्होंने हास्यकरण से कैसे संघर्ष किया है, उसकी अगले लेसन में हम चर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमारा ये लेसन जो था हास्यकरण की समझ वो हमारा कंप्लीट हुआ। एक इस बॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं जो कि शिक्षा से संबंधित है। कहते हैं कि सच्चर समिति ने क्या कह रहा है, सच्चर समिति ने मित्रों मुसलमानों के बारे में प्रचलित दूसरी गलतफहमियों को भी उजागर कर दिया। आमतौर पर माना जाता है कि मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं। आंकड़ों से पता चला कि केवल 4% मुसलमान बच्चे मदरसों में जाते हैं। मुसलमानों के 66% बच्चे सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यानी सच्चर कमेटी ने ये बात बता दी और उस गलतफहमी को दूर कर दिया कि मुसलमानों के जो बच्चे थे वो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने ये आंकड़े प्रदर्शित कर दिए कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं यानी बहुत ही कम, एक नगण्य बच्चे ही मुस्लिम जो होते हैं वो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आज मित्रों हमने चर्चा की लेसन नंबर 7 की, जो कि क्लास 8 की जो NCERT है वो उसका हमने लेसन नंबर 7 कंप्लीट किया, जो कि था हास्यकरण की समझ। ठीक है, इस लेसन का आज हमने कंप्लीट किया। अब मित्रों आने वाले लेक्चर में हम लेसन नंबर 7 की आज हमने चर्चा कर ली, अगले लेक्चर में लेसन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। तो आज का लेसन मित्रों आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और मित्रों ध्यान रखना इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत की जो बुक हमारी चल रही है, ज़रूर से आप उसको लेसन्स को देखते रहिए, कंटिन्यू वो रहेगी। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि कंप्लीट बुक एम लक्ष्मीकांत की मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़रूर से एम लक्ष्मीकांत की सीरीज में आप बने रहिएगा। और NCERT भी हमारी कंप्लीट होने वाली है, उसके बाद हम मित्रों इंडियन आर्ट एंड कल्चर भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़रूर से मित्रों मेरे साथ बने रहिएगा। तो अगर मित्रों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करना है। क्लियर? तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले लेसन में, लेसन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।